बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर CSS PMS एस्पायरेंट्स, पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का आज फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ USA को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन आपके सामने मैं रखूंगा, फिर USA में जो कि एक फेडरलिज्म है उसका एक ब्रीफ जो है वो इंट्रोडक्शन आपके सामने होगा। ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट तीन तरह की हैं जी, एग्जेक्टिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है। इस पे बात होगी। चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे क्या हैं USA के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, उस पे बात होगी। पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी हैं, प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस क्या, और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए फिर हम इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। और इसमें इम्पोर्टेंट है कि जी कॉन्स्टिट्यूशन इनका किस तरह का है और उसमें कितनी अमेंडमेंट हुई है, ये चीज़ें भी इस लेक्चर में डिस्कस की जाएंगी। So let's start the session of today. The political system of the United States is based on federal republic framework, combining a democratic form of government with the separation of powers. तो एक ऐसा यानी एक फेडरल रिपब्लिक का फ्रेमवर्क है जहाँ पे यानी एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और उसमें क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, डिवाइडेड पावर्स हैं। और मजीद मैं इस चीज़ को आगे एक्सप्लेन करता हूँ। जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना USA का, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन ओरिएंटेड ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है। और USA का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है रिटन है। First draft became ready in 1787. It was further rectified in 1788 and further implemented in 1789. So it can be said as one of the oldest written constitution of the world. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि USA का पॉलिटिकल सिस्टम फेडरलिज्म पे लाई करता है। सो द US हैज़ अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मीनिंग द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द स्टेट। यानी फेडरल में क्या होता है कि एक पावर होती है, एक गवर्नमेंट होती है मरकज़ में, स्टेट की नेशनल गवर्नमेंट होती है, और फिर वहाँ पे क्या होता है, एक स्टेट की, एक प्रोविंस की एक सेपरेट गवर्नमेंट होती है। तो ये एक फेडरलिज्म का सेटअप है जो कि USA के अंदर जो है वो implemented है. Both level of government have sovereignty in certain areas through federal law generally supersedes state law in the event of a conflict. तो एक लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी बेस पे फेडरल गवर्नमेंट के भी और स्टेट गवर्नमेंट के आपस में जो है वो अथॉरिटीज़ और उनकी डोमेन्स डिफाइन की गई हैं। अलबत्ता दोनों में अगर कोई जो यानी अगर कन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो वहाँ पे जो स्टेट है वो सुपरसीड करेगी। There are 50 states, each with its own government, constitution, and legislature, but they all operate under the framework of US Constitution. तो इसकी ये स्टेट से मुराद ये है जैसे पाकिस्तान में प्रोविंसेस हैं, तो इसी तरह से वहाँ पे स्टेट्स हैं और उनकी एक अपनी गवर्नमेंट है, उनका अपना एक लेजिस्लेचर है, उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उनकी अपनी एक गवर्नमेंट है, लेकिन वो एक सेम USA कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंडर ऑपरेट करते हैं कलेक्टिवली। फेडरलिज्म में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जो गवर्नमेंट है जैसे मैंने आपको बताया 2 लेवल्स पे डिवाइड होती है, एक फेडरलिज्म फेडरल उसके पास और दूसरा स्टेट के पास। और बोथ हैव दी पावर्स, डिवाइडेड पावर्स होती हैं, सेंट्रल की अलग, स्टेट की अलग। एंड USA इज द ओल्डेस्ट मॉडल ऑफ फेडरलिज्म। सिमिलरली पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे जनरिक पे में डिफाइंड है कि जी फेडरल के पास वार का अख्तियार है, ट्रेटीज बनाने का, ट्रेड का अख्तियार है, और स्टेट के पास मैरिज, एजुकेशन और डाइवोर्स वगैरह के जो है वो अथॉरिटीज़ होती हैं। टैक्स और क्राइम के हवाले से दोनों के मुश्तरका कुछ चीज़ें भी होती हैं। अलबत्ता अगर इन दोनों के दरमियान कन्फ्लिक्ट हो जाए तो जो यानी जो आर्टिकल 4 है इनके फेडरल लॉ का, उसके मुताबिक स्टेट जो है उसका रूल जो है, जो जो यानी फेडरल गवर्नमेंट है उसका जो जो नेशनल गवर्नमेंट है उसको जो अथॉरिटी हासिल है वो प्रिवेल करेगी किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर। ठीक है जी। अब हम देखते हैं, हमने देख लिया कि जी कब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटर्न है, सारी चीज़ें देख ली। फेडरलिज्म के सेटअप को भी देख लिया, फेडरलिज्म और स्टेट के ओवरऑल हमने उसकी डोमेन्स को भी डिस्कस कर लिया। तो अब हम देखते हैं कि जी जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और वहाँ पे कौन सी ब्रांचेज हैं। तो 3 ब्रांचेज हैं जी, एक एग्जेक्टिव है, दूसरी लेजिस्लेचर है, तीसरी क्या है, जुडिशरी है। तो हम एग्जेक्टिव ब्रांच को देखते हैं, वन बाय वन तीनों को देखते हैं।
एग्जेक्टिव ब्रांच इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट। एग्जेक्टिव ब्रांच का जो सबसे यानी हाईएस्ट रैंक होता है वो प्रेसिडेंट है, हु इज बोथ चीफ एग्जेक्टिव एंड कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड every 4 years through an electoral college system where electors from each state vote based on the popular vote within their states. The vice president is the highest executive officer and assumes the presidency in the event of the president's death, resignation, and incapacity. The president appoints member of the cabinet, which is composed of the head of the federal agencies, departments such as the Secretary of State and Secretary of Defense. तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच क्या होती है जी, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव वहाँ का हेड है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, कमांडर इन चीफ है, अपनी जो आर्म फोर्सेज हैं उनका। 4 साल के लिए इसको चुना जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इसको चुना जाता है। वाइस प्रेसिडेंट इसका जो है वो सेकंड होता है, और प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करता है किसको, कैबिनेट को। और जो है फर्दर जो डिपार्टमेंट्स हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, तो वो भी एग्जीक्यूटिव के अंडर ही आता है। अब हम देखते हैं जो दूसरी ब्रांच है लेजिस्लेचर की, इसके 2 हाउसेज होते हैं, एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा होता है सेनेट। तो इसको वन बाय वन मैं बताता हूँ, आपने गौर से सुनना है। यूएस कांग्रेस इज बाइकैमरल लेजिस्लेचर, मीनिंग इट हैज़ 2 चैम्बर्स। फर्स्ट वन इज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इसके 435 मेंबर्स होते हैं, 2 साल के लिए ये सर्व करते हैं, और हर 2 साल के बाद इसके इलेक्शन हो रहे होते हैं, और यानी ये एक शफलिंग जारी रहती है। विद लार्जेस्ट स्टेट्स हैविंग मोर रिप्रेजेंटेटिव, और यहाँ पे यानी जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसकी बेस पे है, स्टेट की पॉपुलेशन की बेस पे है। टोटल 435 मेंबर्स होते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। जो सेनेट है वहाँ पे इसका कुछ उलट मामला है। वो कैसे, इसके 100 मेंबर्स होते हैं, और इसमें इक्वल सबको अपॉर्चुनिटी दी होती है, हर स्टेट से 2 मेंबर्स आते हैं, ठीक है। और वो 6 साल के लिए जो है वो वहाँ पे सर्व करते हैं। द सेनेट इज डिजाइन टू रिप्रेजेंट स्टेट्स इक्वली रिगार्डलेस ऑफ पॉपुलेशन। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, कि यहाँ पे पॉपुलेशन फैक्टर है, जबकि यहाँ पे कोई पॉपुलेशन फैक्टर नहीं है, ये सब यहाँ पे इक्वल है। और 50 स्टेट्स हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो हर स्टेट से 2 मेंबर चुने जाएंगे। तो सेनेट के टोटल मेंबर्स की तादाद होगी 100, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर्स की तादाद होगी 435। अब हम देखते हैं जी कि एग्जेक्टिव की तो हमने देखी थी क्या पावर्स हैं, तो अब इसकी देखते हैं कि क्या जो है लेजिस्लेटिव ब्रांच की क्या पावर्स होती हैं या क्या फंक्शंस होते हैं। लॉज बनाते हैं जी, अप्रूविंग द फेडरल बजट, डिक्लेयरिंग वार, रेक्टिफाइंग ट्रीटीज एंड कंफर्मिंग प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट्स सच एज जजेस एंड कैबिनेट मेंबर्स। तो जो यानी प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट होती हैं उनको भी कंफर्म ये करते हैं, और मजीद हम इस फैक्टर को जो है चेक एंड बैलेंसेस में भी। तो डियर स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट में 2 आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट वन वाज दी एग्जीक्यूटिव एंड सेकंड वन वाज दी लेजिस्लेचर। सो अब हम थर्ड ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट को डिस्कस करेंगे, विच इज जुडिशल और जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड द पावर ऑफ द जुडिशल रिव्यू यहाँ पे इसको जो है वो हासिल होती है। और जी जुडिशल सिस्टम आल्सो इंक्लूड्स द लोअर फेडरल कोर्ट्स सच एज द कोर्ट ऑफ अपील्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। These courts handle cases involving federal laws and disputes between state or citizens of different states. Judges, including those on the Supreme Court, are appointed by the President and confirmed by the Senate with lifetime appointments. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इसके जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, बट उसकी कंफर्मेशन जो है वो सेनेट से होती है। और जो है ये हाईएस्ट कोर्ट इसकी सुप्रीम कोर्ट होती है। तो अब हम तीनों ब्रांचेस को देख चुके हैं, हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन को देख चुके हैं, हम इसके फेडरल सिस्टम को देख चुके हैं, हम स्टेट की डोमेन को देख चुके हैं, हम फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन को देख चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो यूएसए के पॉलिटिकल सिस्टम में इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ पे चेक एंड बैलेंसेस बहुत अच्छे होते हैं। तो वो क्या चेक एंड बैलेंसेस हैं जिसकी वजह से एक सेपरेटेड पावर्स बहुत अच्छे अंदाज से वर्क कर रही होती हैं। अक्सर इस बारे में सवाल पूछा जाता है। तो अब हम चेक्स एंड बैलेंसेस की जानिब जाने लगे। डियर स्टूडेंट्स, सेनेट की बात करें तो सेनेट के पास ये इख्तियार होता है कि इट कैन रिजेक्ट प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट एंड रिफ्यूज टू ट्रीटीज, और 2 चैम्बर्स कैन इम्पीच प्रेसिडेंट एंड जजेस। अब ये तो होगी सेनेट की बात। अब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है जी, कुछ पावर्स इसके पास हैं। दूसरी अब
पावर्स प्रेसिडेंट के पास भी हैं कि उसके पास कोई बिल आएगा तो वो क्या कर सकता है, ही कैन वीटो द बिल। कोई भी बिल जब इसके पास आता है तो उसके पास तीन ऑप्शन होते हैं। पहला ये होता है कि उसको साइन कर दे, दूसरा ये होता है कि जिसको वीटो कर दे, और कांग्रेस उसको अगर उस बिल को दोबारा से 2/3 मेजोरिटी से अप्रूव कर देगी तो फिर उसको दोबारा से वो वीटो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे एक तरफ प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है साइन करने की, और दूसरा जो है उसके पास अथॉरिटी है वीटो करने की। दो चीज़ें अचीव हो उसके पास पावर आ गई। लेकिन इसके ऊपर अब उसको बैलेंस कैसे किया है कि अगर प्रेसिडेंट अपनी मनमानी कर रहा है लेकिन जो कांग्रेस है अगर वो समझती है कि प्रेसिडेंट का डिसीजन गलत है, तो फिर यहाँ पे वो दोबारा 2/3 मेजोरिटी से उसी बिल को पास कर देंगे, और फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट की जो अथॉरिटी है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और वो जो है इसको दोबारा से वीटो नहीं कर पाएगा। अलबत्ता तीसरा ऑप्शन भी होता है कि अगर कोई बिल आता है और उसको पसंद नहीं है तो उसके साथ वो कुछ भी ना करें, और उसको कहा जाता है डू नथिंग। तो पॉकेट वीटो इसको कहा जाता है, और यहाँ पे 10 दिन के बाद होल्ड रहने के बाद ये लॉ बन जाता है। और इसी तरह से देखें यानी सेनेट के पास कुछ इख्तियार आते हैं तो प्रेसिडेंट के पास उसके ऊपर जो है वो अथॉरिटी है। इसी तरह से प्रेसिडेंट के पास वीटो की पावर है लेकिन उसके ऊपर भी एक चेक बैठा दिया गया किसका, जो है वो एक लेजिस्लेचर का। अब इसी तरह से जुडिशरी को भी वहाँ पे कुछ अथॉरिटी भी दी गई है और कुछ उसकी लिमिटेशंस भी हैं। अब अथॉरिटी क्या है जी कि ये किसी भी मसले को जो है वो जुडिशल रिव्यू में किसी भी लॉ को ला सकते हैं, और कोर्ट्स कैन डिक्लेयर एनी लॉ नल एंड वाइड, ये एक अथॉरिटी है। फाइनल डिसीजन फॉर एनी लॉ कैन बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये अथॉरिटी है। अमेंडमेंट इन लॉ बाय अगेन अप्रूवल। लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर क्या बैठा दिए, फिर इन्होंने एक तरफ ये इख्तियार दिए हैं लेकिन दूसरी तरफ चेक एंड बैलेंस क्या है कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होगी, प्रेसिडेंट के थ्रू होगी। यहाँ पे अप्रूवल किसके पास से होगा, जुडिशियल जजेस का, सेनेट से होगा। तो यहाँ पे एक तरफ इसको भी इख्तियार दे दी गई लेकिन दूसरी तरफ इसके ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी रख दी गई सेनेट और प्रेसिडेंट की तरफ से। पॉलिटिकल पार्टीज़ की डियर स्टूडेंट हम बात करें तो पॉपुलर जो जिन पार्टीज़ हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी है और रिपब्लिकन पार्टी है, और भी कुछ पार्टीज़ हैं लेकिन आमतौर पर यूएसए को कहा जाता है कि जी ये 2 पार्टी सिस्टम है यहाँ पे क्योंकि पॉपुलर पार्टीज़ यही हैं। तो डेमोक्रेट्स क्या होता है जी, डेमोक्रेट्स का जो रुझान है वो ये होता है कि टेंड टू सपोर्ट अ मोर लिबरल प्रोग्रेसिव एजेंडा होता है इंक्लूडिंग हायर गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन हेल्थ केयर, सोशल प्रोग्राम्स एंड इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस। जबकि जो रिपब्लिकन्स हैं जनरली एडवोकेट फॉर अ मोर कंजर्वेटिव एजेंडा एम्फोसाइजिंग लिमिटेड गवर्नमेंट, फ्री मार्केट पॉलिसीज एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये दो पार्टीज हैं और इनके दो ये नहीं आप कह सकते हैं मैनिफेस्टोज हैं। और इलेक्शन एंड वोटिंग का प्रोसीजर क्या है ये अब चले मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ऑलरेडी ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं लेकिन चलें आपके लिए रिवाइज हो जाएंगी। 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है जैसे आपको बताया जी कि प्रेसिडेंट होता है, मेंबर ऑफ कांग्रेस होते हैं और सेनेट और लोकल ऑफिशियल्स होते हैं। जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं वो हर साल 4 साल बाद होते हैं। कांग्रेस के जो इलेक्शंस हैं वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मैंने आपको बताया कि वो हर 2 साल बाद होते हैं, और 1/3 ऑफ द सेनेट भी रिटायर हो रही होती है। और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे क्या होता है, आबादी की बेस पे जो है सीटें डिफाइन की होती हैं और हर स्टेट को उस हिसाब से सीट्स मिली होती हैं और उसके मुताबिक यहाँ पे इनको चुना जाता है। वोट इज़ टिपिकली बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल सफरेज एंड मीनिंग दैट ऑल द सिटीजन ओवर द एज ऑफ 18 हैव द राइट टू वोट थ्रू स्पेसिफिक वोटर आई लॉज एंड रेगुलेशन मे वेरी बाय स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की अगर हम मज़ीद अगर कुछ बात करें तो वो कुछ ऐसे है कि द यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन is the supreme law of the land. All laws and actions taken by the government must be in accordance with it. कोई भी लॉ है, कोई भी एक्शन है वो किससे अलाइन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन से अलाइन होना चाहिए। अब तक इसमें 27 अमेंडमेंट हो चुकी हैं और विद सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट सच एज बिल ऑफ राइट्स। फर्स्ट 10 जो अमेंडमेंट है वो जो है बिल ऑफ राइट्स के हवाले से हुई है, और जो अदर्स हैं वो भी यानी वोटिंग राइट्स और सिविल राइट्स को ही लेकर हुई हैं। इसी तरह से कुछ यानी अगेन इस चीज़ को मैंने रखा है कि फर्स्ट 10 अमेंडमेंट जो है वो बिल ऑफ राइट्स के हवाले से हुई है, 14th अमेंडमेंट हुई है नेशनल सिटीजनशिप के हवाले से, 13th अमेंडमेंट हुई थी स्लेवरी आउटलॉ के बारे में, 15th अमेंडमेंट हुई थी जी फॉरेनर स्लेव्स राइट टू वोट के हवाले से, 19th वुमेन वोट के बारे में, और 20th थी प्रेसिडेंट टर्म पर ट्वाइस ऑनली।
अच्छा, ये एक पिक्चर है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप इनका जो एक सिस्टम है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। और लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ओवर इट। स्टूडेंट, सबसे पहले स्टार्ट होता है और यहाँ से एक इलेक्शन के प्रोसीजर का आगाज़ होता है। और उसके बाद क्या होता है जी कि नेशनल कन्वेंशंस होते हैं। एट ईच कन्वेंशन द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चूजेस अ रनिंग मेट वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट। पहले मरहले में तो ये काम होता है। देन क्या होता है, इसके साथ ही ईच पार्टी होल्ड्स अ नेशनल कन्वेंशन टू सेलेक्ट अ फाइनल प्रेसिडेंशियल नॉमिनी। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जो पार्टी मेंबर्स होते हैं वोट फॉर द बेस्ट कैंडिडेट दैट विल रिप्रेजेंट देम इन द जनरल इलेक्शंस। और पार्टी मेंबर्स सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट थ्रू अ सीरीज ऑफ डिस्कशंस एंड वोट्स। तो ये एक प्रोसेस, इनिशियल प्रोसेसिंग है। उसके बाद जनरल इलेक्शन की तरफ आती हैं सारी चीज़ें, डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, मुबाहिसा जात होते हैं, वन टू वन डिस्कशंस होती हैं, कंपेन्स होती हैं, लॉबिंग होती है, और उसके बाद जनरल इलेक्शन होते हैं। पीपल ऑफ एवरी स्टेट people in every state across the country vote for one president and vice president out of two or three. So most probably ये two ही होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया टू पार्टी सिस्टम है। When people cast their vote, they are actually voting for a group of people known as electorates। और स्टेप 4 में इलेक्टोरल कॉलेज होता है, और वहाँ पे जाके क्या होता है कि फिर जिस स्टेट से जिस प्रेसिडेंट ने, जिसके जो कैंडिडेट है उसने मैक्सिमम नंबर अचीव किए हैं, वो कुल मिला के जब 270 आउट ऑफ 538 सीट्स, इन तमाम स्टेट्स में ये इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। लोग वोट देते हैं, और हर स्टेट में वोट देने के बाद, और जैसे ये स्टेट है तो यहाँ पे 3 इसके इलेक्टोरल कॉलेज की डिवीजन की गई है आउट ऑफ 538। तो यहाँ से अगर रिपब्लिकन का 3 अचीव करता है तो वो डायरेक्ट उसके 3 के वहाँ पे ऐड हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे 9 है, यहाँ पे वो 9 जीतेंगे तो 9 के 9 3 प्लस 9 होता जाएगा। मैं इस चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ आपको। कि जैसे ये एक स्टेट है, यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेजेस के टोटल वोट्स की तादाद है 12। एक कैंडिडेट ने यहाँ से 12 हासिल कर लिए, फिर इसने अचीव किए यहाँ से 3, ये 3 हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है जी। और इसी तरह से फिर वो यहाँ से अचीव कर लेता है 29, तो ये 29 पर यहाँ पे इसके साथ ऐड होते जाएंगे। तो ये यानी वोटिंग होती है। वोटिंग के बाद हर स्टेट को जो एक प्रोपोर्शन दिया गया है एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू, वो जब उसको मिल गया तो फिर वो जब काउंटिंग होगी सेम इलेक्शन डे पे, तो उसके मुताबिक काउंटिंग होती जाएगी कि किस पार्टी ने कहाँ पे कितनी अचीव की है, इलेक्टोरल कॉलेज कितना अचीव किया है। तो ऐड होते जाएंगे। जो कैंडिडेट 270 टच करेगा ही विल बी कंसिडर्ड एड एज द विनर, और फिर वो नॉमिनेट हो जाएगा किसके लिए, प्रेसिडेंटशिप के लिए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप इनकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स को भी याद रखें, और दूसरा क्या है कि जो यानी कितनी ये यानी 270 का जो है एक फिगर जो है वो अचीव करना ज़रूरी है प्रेसिडेंटशिप हासिल करने के लिए। तो ये था आज का लेक्चर डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। सबसे पहले मैंने आपको इसका एक फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर समझाया है, फिर मैंने फेडरलिज्म और स्टेट की पावर्स की कुछ क्लासिफिकेशन बताई है, फिर उसके बाद मैंने आपको 3 ब्रांचेस जो इसकी गवर्नमेंट है उसको उसका बताया है, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बताया है, ब्रीफली बताया है, फिर चेक्स एंड बैलेंसेस पे बात की हमने। और उस इसके अलावा जो एक प्रोसीजरल चीज़ें हैं उस पर डिस्कशन हुई है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, अमेंडमेंट के हवाले से चीज़ें आपसे डिस्कस की हैं, फिर लास्ट इसकी पॉलिटिकल पार्टीज़ मैंने आपको बताई हैं कौन सी हैं, और फिर आपको इम्पोर्टेंट क्या बताया है कि इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। और दैट्स इट फॉर टुडे। आई बिलीव आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ मिसिंग हो, कुछ चीज़ आप पूछना चाहें तो गिवन जो हमारा एकेडमी का नंबर है उस पर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको वहाँ से भी असिस्टेंस मिलेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।